Welcome to some basic concept of chemistry. Okay, in last lecture, we have studied Gay-Lussac's law, Avogadro's law, and Dalton's atomic theory. Today, our next question is define stoichiometry and stoichiometric calculations. Okay, first of all, what is stoichiometry? Actually, stoichiometry is the word which is derived by two Greek words. दो Greek words से स्टोइकियोमेट्री वर्ड डिराइव किया गया है। पहला ग्रीक वर्ड है बच्चों स्टोइकियोन और दूसरा है मेट्रॉन। स्टोइकियोन और मेट्रॉन दोनों को मिक्स करके वर्ड बना गया है स्टोइकियोमेट्री। बच्चों स्टोइकियोन का मतलब निकलता है एलिमेंट और मेट्रॉन को कहा जाएगा मेजरमेंट और मेजर। स्टोइकियोन मीन्स एलिमेंट and metron means measurement or measure. So element का measurement करना उसे क्या कहेंगे हम stoichiometry. Clear? So reaction में elements का measurement करना that is known as stoichiometry. Actually stoichiometry deals with the calculations of masses, sometimes volume also, of the reactant and the product involved in a chemical reaction. एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री कोई भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास का रिलेशन और उनके वॉल्यूम का रिलेशन और कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। तो अगर हम इस कैलकुलेशन ऑफ मास और वॉल्यूम को समझे उससे पहले हम एक केमिकल रिएक्शन उसको ध्यान में लेते हैं। ओके, लेट अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। Combustion of methane. A balanced equation for a reaction is given. CH4 gaseous plus 2O2 gaseous, it gives CO2 plus 2H2O gaseous. एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है CH4 gaseous plus 2O2 gaseous gives CO2 gaseous plus 2H2O gaseous. जब भी रिएक्शन बोलते हैं तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके सिंबल के नीचे दिए हुए फिजिकल स्टेट को भी बोलना चाहिए। देखो रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे, CH4 gaseous plus 2O2 gaseous, it gives CO2 gaseous plus 2H2O gaseous. ओके, तो उसमें पहली चीज कोई भी केमिकल रिएक्शन में जाननी हो तो याद रखो लेफ्ट साइड जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड जो होते हैं वो प्रोडक्ट होती है। इसलिए लिखा है मीथेन एंड डाई ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, इसके साथ साथ हर एक कंपाउंड या कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन उसके पीछे उसका फिजिकल स्टेट ओके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। जैसे ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस रिएक्शन में पर्टिकुलरली सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसमें है, गैसियस स्टेट में है ना, और इसलिए उनके सिंबल के पीछे गैसियस ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, उनका जो फॉर्मूला है उसके पीछे ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे तो सब गैसेस थे इसलिए सभी जगह पर आपको गैस दिखेगा, लेकिन कभी कभार अगर सॉलिड और लिक्विड भी होता है तो उसके पीछे S फॉर सॉलिड एंड L फॉर लिक्विड भी रिस्पेक्टिवली लिखा जाता है। क्लियर? ओके, सेकंड थिंग, द कोएफिशिएंट 2 फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फॉर्मूला के आगे जो डिजिट लिखा जाता है उसे जनरली हम दो नाम दे सकते हैं। पहला नाम है मोल नंबर और दूसरा नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। So the digits which are written before the formula in the equation is known as stoichiometric coefficient. Similarly equation में देखो
तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 1 लिखा है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोल नंबर और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ओके, so thus this relationship, the given data can be interconvertible as follows. तो ये रिएक्शन में ये डेटा जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे? तो देखो, मास, मोल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, इन तीनों से जुड़ा है. तो पूरा इक्वेशन 3 चीजों से जुड़ा हुआ है, मास, मोल्स एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल. यहाँ पे जो बीच में बॉक्स दिख रहा है उसकी जगह पे आपको बच्चों ऐसे सोचना है, दिस इज अ रिवर्सिबल एरो. ओके, जहां पे बॉक्स लिखा है वहां पे आपको लिखना है ऐसे रिवर्सिबल एरो. इसका मीनिंग निकलता है मास इज रिलेटेड टू मोल्स एंड मोल्स इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. ये तीनों के बारे में आपको इतना लिखना है कि फ्रॉम दिस रिलेशनशिप द गिवन डेटा कैन बी interconverted as follows: mass related to moles related to number of molecule. ओके, और फाइनली एक फॉर्मूला आपको दिया है, वो याद रखेंगे. कौन सा फॉर्मूला है? मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी. यहाँ पे P नहीं आएगा, D आएगा. क्या होगा? डेंसिटी. ओके, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी. तो मैं आपको टेक्स्ट बुक की ये थियरी जो है उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा अभी. देखो, मास, मोल्स और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं वो हमारी बुक में थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है. मैं उसको इजी फॉर्म में एक्सप्रेस करके समझाता हूँ और आपको भी इस पीडीएफ में वो टेबल अच्छी तरह से लिखना होगा. ओके, तो हम किसका रिलेशन पढ़ेंगे अभी? मास, मोल्स एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल. तो देखो, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन उसको हम समझेंगे प्रॉपर इक्वेशन से. सी हियर, स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन. सी, मैंने वही केमिकल रिएक्शंस लिखी है. क्या लिखा है बच्चों? व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन? मीथेन का कंबशन होगा तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. मैं ना आज आपको कंबशन रिएक्शन उसकी एक टेक्निक देता हूं. किसी का भी कंबशन करना हो तो उसका कुछ रूल है. कैसे? जैसे मीथेन का कंबशन ऑक्सीजन से करना है तो उसका रूल नंबर 1, जितने कार्बन दिखे उतने कार्बन डाइऑक्साइड ले लो. जितने कार्बन दिखे उतने कार्बन डाइऑक्साइड ले लो. तो देखो, मीथेन में कितने कार्बन है? 1. तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना लेंगे? 1. जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं उससे आधे H2O ले लो. कितने हाइड्रोजन है बच्चों फॉर्मूला में? 4. उससे आधे H2O ले लेंगे, मतलब 2H2O. तो ये टेक्निक सिर्फ नॉलेज के लिए है. रूल नंबर 1, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड. सेकंड 1, जितने हाइड्रोजन उससे आधे H2O. कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन उससे आधे H2O. ले लिया आपने? ओके, अब है ना राइट साइड ऑक्सीजन चेक करो. कितने ऑक्सीजन है? CO2 में 2 ऑक्सीजन और 2H2O में भी 2 1 2, 2 ऑक्सीजन. तो टोटल ऑक्सीजन कितने हुए? 4. तो राइट साइड टोटल ऑक्सीजन 4 है तो लेफ्ट साइड O2 है ऑलरेडी. 4 ऑक्सीजन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से. तो हो गया बैलेंस रिएक्शन. बराबर. सो बहुत सिंपल है रिएक्शन बैलेंस करने के लिए. रूल नंबर 1 क्या है? जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 कार्बन 1 CO2. जितने हाइड्रोजन उससे आधे H2O. 4 हाइड्रोजन बनाएगा 2H2O. कैलकुलेट राइट साइड ऑक्सीजन. सो 2 + 2 4. तो लेफ्ट साइड बैलेंस कर दो. 2 2 4. वैसे तो ये रिएक्शन आपको ऐसे ही याद रखनी होती है, लेकिन ऐसा कोई भी कंबशन हो तो ये पुजारा सर के रूल याद रखना. रूल नंबर 1, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन है उससे आधे H2O, और राइट साइड के ऑक्सीजन कैलकुलेट करें तो लेफ्ट साइड से
उसे बैलेंस करना है, बराबर। तो ये रिएक्शन आप ऐसे भी याद रखो तो भी अच्छा है। अब इसका यूज करके हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन समझेंगे। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन समझने के लिए कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला, व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी का मतलब है बच्चों, फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, बराबर। अगर कोई साइंटिस्ट एक भी एक्सपेरिमेंट करता है लेकिन उसको उसका रिजल्ट एसटीपी में ही लिखना होता है, बराबर। एसटीपी क्यों लाया गया उसकी नॉर्मली बात कर लेता हूँ शॉर्ट में। जैसे कोई साइंटिस्ट कनाडा का है और एक साइंटिस्ट दिल्ली का है, दोनों सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि शायद प्रेशर कनाडा और इंडिया का सेम होगा शायद, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है। कनाडा में -10 डिग्री सेल्सियस में लैब चल रही है और यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस में लैब चल रही है, तो एक ही एक्सपेरिमेंट के दोनों रिजल्ट कैसे होंगे? डिफरेंट। तो साइंटिस्ट ने तय किया कि हम एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट कहीं पे भी करें लेकिन उसको मेंशन करेंगे एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे, वो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 बार, अप्रोक्सीमेटली 1 एटमोस्फियर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा 1 बार। बच्चों, एवोगैड्रो प्रिंसिपल की थियरी में हमने ऐसा वर्ड यूज किया था, 1 वॉल्यूम। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता होगा कि 1 वॉल्यूम है क्या? एक्चुअली 1 वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। ओके, कोई भी गैस हो उसका 1 मोल क्वांटिटी है। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर 1 मोल क्वांटिटी का कोई भी गैस है, उसका एसटीपी पे वॉल्यूम चेक करें तो वो फिक्स होता है 22.4 लीटर। इट इज फिक्स 22.4 लीटर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो 1 वॉल्यूम जब भी मैं वर्ड यूज करूं तो आप क्या करोगे? मीनिंग क्या निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, जो होता है 22.4 लीटर। ओके, ये टेबल आपको उस थियरी के पीछे लिख देना है। क्लियर? तो अब इक्वेशन देखिए, मीथेन प्लस 2O2 इट गिव्स CO2 प्लस 2H2O। क्लियर? तो मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास, मोल एंड नंबर ऑफ मोलेक्यूल स्टोइकियोमेट्री से डिराइव कर सकते हैं। तो चलो कैसे समझ लेंगे। पहले मैं मोलेक्यूल के हिसाब से रिलेशन बनाऊं इक्वेशन में, तो मैं कह सकता हूं 1 मोलेक्यूल ऑफ मीथेन combines with 2 molecules of oxygen gas, it gives 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of water. ओके, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे नंबर ऑफ मोल या मोलेक्यूल कहते हैं। तो मोलेक्यूल से रिएजेंट प्रोडक्ट का रिलेशन डिराइव करें तो आएगा बच्चों 1:2 gives 1:2, 1:2 रिएजेंट gives 1:2 प्रोडक्ट। तो ये हुआ मोलेक्यूल का रिलेशन। चलो इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स के रिलेशन के लिए। ओके, चलो देखो, सेम वे लिखना है, 1 मोल ऑफ मीथेन combines with 2 mole of dioxygen, it gives 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water vapor. ओके, रेशियो सेम ही रहेगा, सिर्फ मोल ऐड किया है। 1 मोल ऑफ मीथेन combines with 2 mole of oxygen, gives 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water vapor. ओके, तो अगर क्वेश्चन मोलेक्यूल के हिसाब से है तो मोलेक्यूल लेके कैलकुलेशन करना है, अगर मोल के हिसाब से है तो मोल के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। इतना ही नहीं, आप जानते होंगे 1 मोल मतलब कितना? एवोगैड्रो नंबर जितना, 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं
कि 1 into एवोगैड्रो नंबर जितने मीथेन मोलेक्यूल, 2 into एवोगैड्रो नंबर जितने ऑक्सीजन के साथ डिशुम करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, 1 into एवोगैड्रो नंबर जितना कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 into एवोगैड्रो नंबर जितना वाटर वेपर. ओके, so 1 into एवोगैड्रो नंबर molecules of methane combines with 2 into Avogadro number molecules of dioxygen gives 1 into Avogadro number molecules of carbon dioxide and gives 2 into Avogadro number molecules of water. तो ये रिलेशन हुआ मोल का और मोलिक्यूल्स का. ओके, नाउ वी विल थिंक अबाउट वेट इन ग्राम. मतलब मास से भी रिलेशन तो होगा ना. तो मास से रिलेशन क्या है वो हम समझते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड रिएजेंट है मीथेन एंड ऑक्सीजन एंड राइट साइड रिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर से. तो चलो सबका मास कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन? तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मोलिकुलर मास. कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12. 4 हाइड्रोजन है, बोलो 4 1 जा 4. तो टोटल 16 ग्राम मीथेन यूज हुआ. ओके, सेम वे ऑक्सीजन की बात करें तो कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं टोटल? 2 2 जा 4. तो मैं लिख सकता हूँ 16 4 जा 64. तो ऑक्सीजन कितना यूज हुआ? 64 ग्राम. क्लियर? तो मीथेन का 16 ग्राम और ऑक्सीजन का 64 ग्राम रिलेट करेगा. चलो प्रोडक्ट कितनी मिली वो देख लेते हैं. 1 मोल ऑफ CO2, तो उसमें कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 2 जा 32. सो 32 प्लस 12 कितना होता है? 44. तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. और पानी के 2 मोलेक्यूल है. व्हाट इज द मोलेकुलर मास ऑफ वाटर? इट इज 18. सो आंसर विल बी 18 2 जा 36 ग्राम. तो अगर मास से रिलेशन डिराइव करें बराबर, तो क्या लिखेंगे? 16 ग्राम ऑफ मीथेन combined with 64 gram of oxygen, it gives 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water vapor. तो ये बच्चों रिलेशन हुआ मास का मास से. ओके, इक्वेशन के हिसाब से. इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चेक कर लीजिए. रिएजेंट का कुल टोटल मास कितना है? 64 प्लस 16 80 ग्राम है ना. और राइट साइड प्रोडक्ट चेक कर लो, 44 प्लस 36 कितना है? 80 ग्राम. तो यहाँ पे रिएजेंट का जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट का है, इसलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो बच्चों ये रिलेशन हुआ वेट का वेट से. और लास्ट है वो है वॉल्यूम का रिलेशन. सो लेट अस सी रिलेशन ऑफ वॉल्यूम. मैंने पहले ही आपको कहा कि 1 वॉल्यूम उसका मतलब होता है एसटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? 22.4 लीटर. कोई भी गैस हो, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 बार है, तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होगा 22.4 लीटर. अगर वो गैस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, वाटर वेपर, कुछ भी कोई भी गैसियस कंपोनेंट हो, उसके 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स है. कितना भाई? 22.4 लीटर. ओके, चलो. तो अगर वॉल्यूम का रिलेशन हमें डिराइव करना है तो आप जानते हो 1 मोल ऑफ मीथेन है, तो यहाँ वॉल्यूम कितना होगा? 1 इंटू 22.4, तो आ जाएगा बच्चों 22.4 लीटर. तो मीथेन का वॉल्यूम कितना यूज हुआ? 22.4 लीटर. वेरी नाइस. नाउ ऑक्सीजन की बात करें तो उसके 2 मोल्स हैं, तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4. सो 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 2 इंटू 22.4, टोटल विल बी 44.8 लीटर. ओके, वो बना रहा है 1 मोल ऑफ CO2 गैस. तो अगर 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा 1 इंटू 22.4 लीटर
मतलब 22.4 लीटर, एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर बन रही है ना, यहाँ गैसियस स्टेट है। ओके, तो वाटर वेपर का वॉल्यूम भी क्या होगा, 2 इंटू 22.4 मतलब 44.8 लीटर। तो ये हुआ वॉल्यूम का रिलेशन। तो बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि 22.4 लीटर मीथेन की 44.8 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, तो वो बनाता है 22.4 लीटर मीथेन प्लस 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं बच्चों। तो इस कैलकुलेशन को समझना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। हम ऐसा बोलेंगे, 1 molecule of methane combines with 2 molecule of oxygen dioxygen, it gives 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of water vapor. मोल के हिसाब से क्या कहेंगे, 1 mole of methane combines with 2 moles of dioxygen, it gives 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water vapor. Clear? Now weight के हिसाब से रिलेशन डिराइव करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, 16 ग्राम ऑफ मीथेन combines with 64 gram of oxygen, it gives 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water vapor. तो ये ग्राम से रिलेशन हुआ, ओके, मास से रिलेशन हुआ ना। फिर से 16 gram of methane combines with 64 gram of oxygen, it gives 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water vapor. ओके, और लास्ट में वॉल्यूम के हिसाब से रिलेशन क्या होगा। सो बच्चों वॉल्यूम के हिसाब से रिलेशन कुछ ऐसा है, 22.4 liter of methane combines with 44.8 liter of oxygen, it gives 22.4 liter of carbon dioxide and 44.8 liter of water vapor. क्लियर? तो ये हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों ये टेबल आपको थियरी के पीछे अच्छी तरह से लिखना है, जिससे आपका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन थियरी में लिखना होता है वो बच जाएगा, और आप उसके पीछे टेबल लिख देना। लेकिन आपके नॉलेज के लिए है व्हाट इज एसटीपी और 1 वॉल्यूम किसे कहते हैं, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज। ओके, तो ये हुआ स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन मोलेक्यूल, मोल एंड मास। क्लियर? लास्ट में एक फॉर्मूला आपको बुक में दिया था जो आप जानते होंगे फाइनली। क्या फॉर्मूला था? मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। ओके, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। सो दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड स्टोइकियोमेट्री। ओके, our next question is explain limiting reagent. ओके, बस अच्छा सा क्वेश्चन है। राइट अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो मैं आपको पहले एग्जांपल देके समझाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सोचिए सपोज कोई स्वयंवर है, बराबर, लड़कियों का स्वयंवर रखा है और उस स्वयंवर में 10 लड़के पार्टिसिपेट हो रहे हैं। कितने लड़के पार्टिसिपेट हो रहे हैं? 10। तो वो स्वयंवर में 10 बॉयज पार्टिसिपेट हो रहे हैं और 2 गर्ल्स का स्वयंवर है, और शादी होके कपल बनना उसको हम प्रोडक्ट के तौर पे देखेंगे, बराबर। सो 2 गर्ल्स प्लस 10 बॉयज गिव्स हाउ मेनी कपल। तो आप जानते हो कि यहाँ पे स्वयंवर में जितने भी लड़के आए हैं 10, उसमें से सिर्फ 2 लड़के शादी करेंगे। ओके, और बाकी के जो लड़के हैं 8 वो लेफ्ट बिहाइंड, वो पार्टिसिपेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने कपल्स बनेंगे वो किस पर डिपेंड है, जिसका नंबर कम है उस पर ना। यहाँ बॉयज ज्यादा थे, गर्ल्स कम थी, तो गर्ल्स कितनी है उस पर डिपेंड होता है कि कितने कपल बनेंगे। इसलिए पूरी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? गर्ल्स।
पूरे फिनोमिना में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? गर्ल्स। ओके, गर्ल्स लिमिट करेगी कि कितने कपल बनेंगे। तो कितने कपल बनते हैं उसका टोटली डिपेंडेंस नंबर ऑफ गर्ल्स पर है ना, तो उनको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। केमिकल रिएक्शंस उसमें भी ऐसा ही होता है। इन केमिकल रिएक्शंस जनरली व्हाट हैपन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से डिफरेंट रिएजेंट्स उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रिएजेंट का जो प्रपोर्शन होना चाहिए वो प्रपोर्शन प्रॉपर होता नहीं है। तो कोई रिएजेंट जितना होना चाहिए उतना कंप्लीटली होगा नहीं। तो पूरी रिएक्शन में जितनी भी प्रोडक्ट बनेगी वो किस पर डिपेंड है? जो रिएजेंट लेस प्रपोर्शन में होगा उसी पर। ओके, और इसीलिए वैसे रिएजेंट को कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो एक बार समझ लीजिए, इट इज वेरी सिंपल। Many times the reactions are carried out when the reactants are not present in the amount as required by a balanced chemical reaction. Okay, many times क्या होता है कि the reactions are carried out when the reactants are not present in the amounts as required by the balanced chemical reaction. Balanced chemical reactions के हिसाब से जितना रिएजेंट होना चाहिए उतना प्रॉपर नहीं होता है। इन सच रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन में वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस ओवर द अदर। वन रिएजेंट जो होता है वो दूसरे रिएजेंट से ज्यादा होगा। ओके, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेजर अमाउंट गेट्स कंज्यूम आफ्टर सम टाइम। तो जो रिएजेंट की मात्रा ऊंची होगी वो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा, मतलब कंज्यूम हो जाएगा। आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस, आगे कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट, दूसरे रिएजेंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है दैट डजंट मैटर। Hence the reactant which gets consumed and which limits the amount of product form and is therefore it is called limiting reagent. उसे limiting reagent कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दिया है कि कभी कभार केमिकल रिएक्शंस में बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से जितना अमाउंट ऑफ रिएजेंट होना चाहिए उतना होता नहीं है। बराबर, जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। इसमें कोई एक रिएजेंट का प्रपोर्शन ज्यादा होगा और दूसरे रिएजेंट का प्रपोर्शन होना चाहिए उससे कम होगा। तो ऐसी रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट का प्रपोर्शन कम है वो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद फर्दर रिएक्शन डजंट टेक प्लेस, रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। दूसरे रिएजेंट के पास कितने भी प्रपोर्शन हो लेकिन फर्स्ट रिएक्शन तो खाली हो गया, जो कंज्यूम हो गया। ओके, उसी वजह से रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं, और इसलिए फाइनली पूरी रिएक्शन स्मॉल अमाउंट वाले रिएक्टेंट की वजह से कंप्लीट हो गई। ओके, और इसीलिए लिखा जाता है hence the reactant which gets consumed which limits the amount of product formed it is known as limiting reagent. उसे limiting reagent कहा जाता है। So write about limiting reagent, उसमें आपको इतना लिखना है, many a time the reactions are carried out when the reactants are not present in the amounts as required by the balanced chemical reaction. In such reaction, one reactant is in excess over the other. The reactant which is present in the lesser amount, it gets consumed after some time, and after that no further reaction takes place. एक बार वो लेस अमाउंट वाला रिएजेंट खत्म हो गया, रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। Whatever be the amount of other product, दूसरे रिएजेंट की कितनी अमाउंट है डजंट मैटर, और इसलिए फाइनली लिखा है hence the reactant which get consumed
limits the amount of product formed, it is known as limiting reagent. जैसे बॉयज और गर्ल्स थे, उसमें से गर्ल्स कम थी, तो वो लिमिट करेगी कि कितने कपल बनेंगे, 2 ही बनेंगे ना। तो वो जो लेस अमाउंट का जो रिएक्टेंट होता है उसे क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, इसको समझने के लिए मैं आगे एक एक्सरसाइज का अच्छा सा क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, जिससे आप इजीली समझ सकोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट हमें फाइंड करना है। ओके, देखो, इन अ रिएक्शन A plus B2 gives AB2, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कीजिए। उसमें आपको डिफरेंट कंडीशंस दी है, बराबर। चलो आप ही बताओ। फर्स्ट में लिखा है 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मोलिक्यूल्स ऑफ B। मोलिक्यूल ऑफ B लिखा हो, ओनली B लिखा हो, आपको B2 ही सोचना है। ओके, 300 एटम A है और 200 मोलिक्यूल B2 के हैं। पहले कोई भी रिएक्शन को देखना है आपको, यहाँ आपको रिलेटिव रेशियो देखना है। 1 मोल ऑफ A combines with 1 मोल ऑफ B2। फिर से 1 मोल ऑफ A combines with 1 मोल ऑफ B2, तो रेशियो क्या हुआ, 1:1। ओके, अब 300 एटम A के हैं और B2 के 200 मोलिक्यूल है, तो इसमें लोअर वैल्यू किसकी आई, मोलिक्यूल्स ऑफ B। ओके, तो भले ना A 300 होंगे लेकिन B2 कितना है, 200। इसी वजह से प्रोडक्ट AB2 कितना बनेगा, 200। तो प्रोडक्ट को लिमिट कौन कर रहा है, जिसकी अमाउंट कम है, B2। और इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन आएगा, B2। क्लियर? ओके, चलो सेकंड वन, 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B। मैं पहले से ही बोल रहा हूं, यहाँ पे B लिखा हो तो B2 ही सोचना है। ओके, तो 2:3 रेशियो है ना, उसमें लेस अमाउंट किसका है, A। तो 2 मोल ऑफ A कंबाइंस विथ 3 मोल ऑफ B, तो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा A, क्योंकि प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, इट डिपेंड्स ऑन ओनली A। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 2 मोल A। क्या आएगा बच्चों, 2 मोल A। तो लिमिटिंग रिएजेंट आता है यहाँ पे 2। ओके, फिर देखो 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मोलिक्यूल्स ऑफ B। दोनों 100:100 है, प्रपोर्शन दोनों का सेम है, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आएगा। सो योर आंसर इज नन। ओके, दोनों में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम हो जाएगा, कोई भी रिएजेंट बाकी बचेगा नहीं। चलो सेम वे आगे बढ़े। 5 मोल ऑफ A कंबाइंस विथ 2.5 मोल ऑफ B। तो A 5 है और B2 कितना है, 2.5। B2 कितना है, 2.5। तो उसमें लेस अमाउंट किसका होगा, B2 का ना, और इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन आएगा, B2। चलो लास्ट वन, 2.5 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, B की जगह B2 सोचिए, वरना आंसर डिफरेंट होगा। सो 2.5 और 5, उसमें लेजर वैल्यू कौन सी है, 2.5। तो लास्ट में लिमिटिंग रिएजेंट कौन आएगा, A। तो एक बार मैं फिर से आपको लिमिटिंग रिएजेंट करवा देता हूं। देखो 300 और 200, उसमें लेस वैल्यू B की है, तो ये आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। 2:3 है, तो लेस वैल्यू A की है, लिमिटिंग रिएजेंट। 100:100, तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट आएगा नहीं। 5:2.5, तो लेस वैल्यू B की है, लिमिटिंग रिएजेंट। 2.5:5, तो उसमें A आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, so this is about limiting reagents. Clear? Okay, very fine. Our next question is, write about reactions in the solution and mass percentage. Okay, write about reactions in the solution and mass percentage.
सबसे पहले रिएक्शन इन द सॉल्यूशन कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। जनरली इन लैबोरेटरी मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द सॉल्यूशन। लैब में मोस्ट ऑफ रिएक्शन सॉल्यूशंस में होती है, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में करते हो, बीकर में, फ्लास्क में रिएक्शन करते हो। Therefore, it is important to understand as how the amount of a substance is expressed when it is present in the form of solution. बराबर, इसलिए लिखा है कि it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the solution. तो कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर होता है तो उसके अमाउंट को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, और उसे एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट 9 यूनिट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें 4 यूनिट आपको 11 साइंस में दिया है। सबसे पहला यूनिट है मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, जिसको लिखा जाता है सिंबल में परसेंटेज वेट टू वेट। दूसरा है मोल फ्रैक्शन, ओके। तीसरा है मोलारिटी एंड फोर्थ है मोलालिटी। तो कोई भी लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन जनरली सॉल्यूशन के अंदर होती है, आप लैब में नहीं करते कि भाई HCl एसिड इज ट्रीटेड विथ NaOH बेस इन द सॉल्यूशन, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है आपने लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में की, लेकिन जब भी आप उसे एक्सप्रेस करते हो तो उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी शो करना पड़ता है, और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम 4 यूनिट पढ़ने वाले हैं। पहला है मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, परसेंटेज W/W, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी, ओके। तो उसमें पहला यूनिट है मास परसेंटेज, ओके। सो व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस और सॉल्यूट? याद रखिए, सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. What should be the formula? Mass percentage is equal to mass of solute upon mass of solution into 100. Okay, so this is formula of percentage weight to weight. मास परसेंटेज की अगर डेफिनेशन बनानी हो तो हम उसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। एक काम करेंगे, इस फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम ले लूं, मास ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम ले लूं तो बच्चों 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज, ओके। तो मैं डिनोमिनेटर 100 ले लूं तो 100 कैंसिल और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज। सो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप बना सकते हो। व्हाट इज द डेफिनेशन? द मास ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is known as mass percentage. फिर से एक बार, the mass of solute which is dissolved in 100 gram of solution is known as mass percentage. बोलो तो डेफिनेशन मेरे साथ, चलो बच्चों। the mass of solute which is dissolved in 100 gram of solution is known as mass percentage. okay? इस मास परसेंटेज को हम ऐसे वर्ड्स में भी शो कर सकते हैं। इसके साथ साथ 12 साइंस और न्यूमेरिकल्स में हम उसे सिंबल से भी शो कर सकते हैं। कैसे? तो केमिस्ट्री का एक रूल आप याद रखिए, सॉल्यूट जो है ना उसको ऑलवेज नंबर 2 दिया जाता है, ओके। और सॉल्यूशन जो है ना वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का टोटल होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का टोटल होता है। तो केमिस्ट्री का रूल याद रखिए। क्या रूल है? ये डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हो। when we are talking about solvent, okay, तो उसे ऑलवेज नंबर 1 देंगे, उसे ऑलवेज नंबर 1 देंगे। एंड वी आर थिंकिंग अबाउट सॉल्यूट, ओके, तो सॉल्यूट को ऑलवेज नंबर 2 देंगे। ये आपको कंपलसरी याद रखना है, ओके। तो जब भी मैं सॉल्वेंट
का एक्सप्रेशन करना चाहता हूं तो आई विल यूज नंबर 1 और सॉल्यूट को हम नंबर 2 देंगे। और इसलिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बनाया, देखो मास ऑफ सॉल्यूट उसे क्या कहेंगे बच्चों, W2 वेट ऑफ 2 इनटू 100, ओके परसेंटेज है इसलिए, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन में कौन होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट, और इसलिए नीचे लिखा है W1 प्लस W2, मतलब दोनों के मास का टोटल जो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होगा बच्चों 100 इंटू W2 अपॉन W1 प्लस W2। क्या होगा, 100 इंटू W2 अपॉन W1 प्लस W2, दैट इज फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज। क्लियर? ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं मास परसेंटेज पर। लेट अस सी, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of the solute. Okay, एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 2 ग्राम सब्सटेंस को 18 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया गया है, तो फिर सॉल्यूट का मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको वापिस बताऊं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 100 इंटू W2 अपॉन W1 प्लस W2। ओके, चलो W2 कितना है, मास ऑफ ए 2 ग्राम, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 प्लस 18 ग्राम, इंटू क्या होगा 100। So 200 divided by 20, so overall it will be 10%. Okay, 2 divided by 20, okay, overall percentage कितना होगा 10%। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बराबर। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 100 into W2 upon W1 plus W2, that is called weight percentage. Clear? Our next unit of concentration is mole fraction. Okay, so बच्चों mole fraction is most important unit for 11th science also and 12th science also. Mole fraction का simple meaning निकलता है, it is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution. Okay, what is the meaning of mole fraction? It is the ratio of number of moles of particular component to the total moles of the solution, that is mole fraction. आप definition भी लिख सकते हो, the ratio of number of moles of a particular component to the total number of mole of solution is known as mole fraction. ગુજરાતીમાં કહું તો બહુ simple definition છે, પોતાના મોલ છેદમાં ગામના મોલ, that is called mole fraction. Okay, अपने मोल अपॉन टोटल मोल, that is mole fraction of the component. Okay, suppose example लेते हैं, if a substance A dissolves in substance B, okay, so their number of moles are suppose Na, mole number of A and mole number of B respectively. तो दोनों के मोल फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A is equal to mole number of A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो A का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू A के मोल अपॉन टोटल मोल, तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल नंबर ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ B, उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, क्या होगा, मोल नंबर ऑफ B अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, बी के मोल नंबर कौन है, Nb, और टोटल मोल्स कौन है, Na प्लस Nb। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई। तो फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ओके, इसको अदर मेथड से भी हम लिख सकते हैं। ओके,
सपोज सब्सटेंस ए और बी है, उसकी जगह पे नंबर दे दे 1 and 2, तो फॉर्मूला वैसा ही होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 and mole fraction of 2 is equal to n2 upon n1 plus n2। और एक चीज जानने जैसी ये है कि मोल फ्रैक्शन को बच्चों सिंबल में लिखा जाता है x। तो अगर मुझे पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, जिसको मैं x1 कहता हूं शॉर्टकट में, तो उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू, क्या आएगा बच्चों, n1 अपॉन n1 प्लस n2, n1 अपॉन n1 प्लस n2। ओके, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है जो हमारा न्यूमेरिकल्स में टाइम बचाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ए, जिसको हम x1 कहेंगे, x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। ओके, सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, उसे क्या कहेंगे, x2। सो x2 इज इक्वल टू, क्या कहेंगे, x2 इज इक्वल टू मोल नंबर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, जिसे लिखेंगे हम n2 अपॉन, क्या आएगा, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। तो ये हुआ बच्चों x1 और x2 का शॉर्टकट मेथड। तो फिर से एक बार डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? So the ratio of mole number of particular component to the total mole of solution is known as mole fraction। थियरी में यही लिख सकते हो कि सपोज कोई सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी में डिसॉल्व किया है, तो दोनों के रिस्पेक्टिवली मोल नंबर n1 n2 है, तो लगाओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए is equal to Na upon Na plus Nb, and mole fraction of B is equal to Nb upon Na plus Nb। Clear? In next lecture, we will study further units of concentration. Okay guys, see you soon. Thank you.